नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा है आज। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बलरामपुर में आज मनाया जाएगा, आपको बताते चलें, विकास उत्सव। राजनीति से जुड़ी है इस वक्त की बड़ी खबर। किसान कल्याण मिशन के तहत विकास उत्सव मनाया जाएगा। सीएम योगी कृषि प्रदर्शनी का भी वहां पर शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी किसानों से संवाद भी करेंगे और इसके साथ सदर तुलसीपुर गैडास बुजुर्ग से किसानों का जो चेन है वो बांधी जाएगी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे में पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके। उसी को देखते हुए किसानों से सीधा संवाद करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जारी। रूठे किसानों को मनाने की कोशिश। आपको बता चले, सदर तुलसीपुर गैडास बुजुर्ग से जो किसान है वो चेन बनाएंगे और उसके तहत आज जो है वो सूबे के मुखिया उनसे संवाद करेंगे, मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र का मामला है, जहां पर युवक के साथ दोस्तों ने सामूहिक कुकर्म किया है। 5 युवकों ने अपने दोस्त से कुकर्म किया है। शराब पिलाकर दोस्त से सामूहिक कुकर्म किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, इसका वीडियो भी बनाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर 4 युवकों को हिरासत में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। शराब पिलाकर दोस्त के साथ अभद्रता की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, अभद्रता का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलिए और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। लखनऊ के बलरामपुर में वेंटिलेटर खाली पड़ा हुआ है। लोकबंद सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर खाली पाए गए हैं। वेंटिलेटर होने के बाद भी लोगों को जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही है सुविधाएं। केजीएमयू के सहारे मरीजों की जो है वो जान जो है जा रही है। आपको बता लें, 100 से अधिक वेंटिलेटर होने के बावजूद ये बंद पड़े हुए हैं। जिनको ज़रूरत है उन्हें ये वेंटिलेटर मुहैया नहीं करवाए जा पा रहे। केजीएमयू के सहारे मरीजों की जो है वो जान जा रही है, क्योंकि केजीएमयू में रिफ़र किया जा रहा है। आपको बताते चले, अब उसके सहारे लोगों का बेड़ा पार कितने दिनों तक हो पाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और उसके सहारे जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, उसमें कई लोग जो है बलरामपुर से निकलते निकलते केजीएमयू तक पहुंचते अपना दम तोड़ देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोकबंद सिविल अस्पताल में भी वेंटिलेटर खाली पड़े हैं। 100 से ज्यादा वेंटिलेटर्स है जानकारी के अनुसार, लेकिन किसी काम के नहीं। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार की शाम सिविल सेवा एग्जाम 2020 के नतीजे घोषित कर दिए। शुभम कुमार इस साल नतीजों में टॉपर रहे हैं। और तो वहीं जागृति अवस्थी को दूसरा और अंकिता जैन को तीसरा स्थान मिला है। आपको बताते चले, तीसरा रैंक जो है वो हासिल करने वाली अंकिता जैन की बहन वैशाली जैन को भी 21वीं रैंक मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीएससी में सभी सफल लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बताते चलें, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करने वालों को बधाई। सार्वजनिक सेवा में एक रोमांचक और संतोषजनक करियर की प्रतीक्षा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि जिन लोगों ने परीक्षा पास कर ली है वे हमारे देश की यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण दौर में महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका निभाने वाले हैं। आपको बताते चले, इसी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन सभी लोगों के प्रति भी आभार व्यक्त किया है उन्होंने, जो इन परीक्षाओं को पास नहीं कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो युवा मित्र जिन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास नहीं की है, मैं कहना चाहूँगा कि आप बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, अभी और प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत विविध अवसरों से भरा हुआ देश है, जिन्हें तलाशने की प्रतीक्षा है। आप आगे अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते, जो निर्णय लेना चाहते, उसके लिए शुभकामनाएं। आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और अब से कुछ समय पहले वो क्वाड समिट में शामिल हुए थे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान प्रधानमंत्री भी शामिल रहे थे इस बैठक में। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही
प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में कहा कि क्वाड देशों को हिंद प्रशांत क्षेत्र में साथ मिलकर काम करना होगा। क्वाड का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा है कि सभी साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करें। तो राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को लगभग 1.87 लाख से अधिक लोगों ने कोविड-19 रोधी टीका लगवा लिया। इसमें से 1.02 लाख से अधिक लोगों ने टीके की दूसरी खुराक ली है। कोविन पोर्टल के मुताबिक अब तक शहर में टीके की 1.69 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। पोर्टल के मुताबिक अब तक दी गई कुल खुराक में इसे 52.81 लाख लोगों की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक आपको बताते चले, जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए गए हैं उसमें शुक्रवार की अगर बात करें तो सुबह तक टीके की 10 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध हो चुकी थी। इसमें से कोवैक्सीन की 2.78 लाख खुराक, जबकि कोविशील्ड की 7.3 लाख खुराक उपलब्ध थी, जो कि आने वाले 5 दिनों में उपयोग हो जाएंगी। शहर में लगभग 1029 टीकाकरण केंद्र संचालित है, जो प्रतिदिन लगभग टीके के 2.75 लाख खुराक लगा सकते हैं। बताते चले कि देश भर में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी से हो गई थी, जिसके बाद से लेकर अभी तक कुल जो है वो 84,15,18,026 कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें से 62,29,02,393 लोगों को पहली कोरोना वैक्सीन और 21,86,15,633 लोगों को कोरोना की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3,36,23,072 को पार कर चुका है, जिसमें से अभी तक कुल 3,68,68,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। वर्तमान में आपको बताते चलें, ये जो 3 लाख से ज़्यादा कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो बनी हुई है। और इसी के साथ साथ फिलहाल जो जानकारी सामने निकल के आ पा रही है वो ये कि अभी कोरोना संक्रमण 4,46,000 लोगों की इससे जान जा चुकी है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के राष्ट्रीय राजधानी से आपको बताते लौटने के कुछ ही घंटे के बाद कांग्रेस आलकमान ने राज्य मंत्रिपरिषद के विस्तार पर चर्चा करने के लिए उन्हें दोबारा से दिल्ली तलब कर लिया। सोमवार को चरणजीत सिंह चन्नी ने सीएम पद की शपथ ली थी और इसके बाद मुख्यमंत्री की तीसरी दिल्ली यात्रा है। उन्होंने यात्रा रात के करीब 10:30 बजे के आसपास कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। चन्नी गुरुवार की शाम को दिल्ली आए थे, जहां उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद के गठन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और राहुल गांधी के साथ चर्चा की। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश रावत के साथ भी आपको बताते चले बातचीत की थी। बैठक के बाद चन्नी शुक्रवार तड़के चंडीगढ़ लौट आए। इस बीच एक बार फिर दिल्ली आए थे वो। दरअसल पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सुनील जाखड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। अब इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि जाखड़ को कोई पद दिया जा सकता है। इसी के साथ साथ जाखड़ कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता पद की दौड़ में सबसे आगे थे। माना जा रहा है कि राज्य मंत्रिपरिषद में कुछ नए चेहरे दिखने की संभावना है। प्रगट सिंह, राजकुमार वेरका, गुरकीरत सिंह कोटली, संगत सिंह और गिलजियान, गुरसुरजीत धीमान, अरमिंदर सिंह, राजा वारिंग और कुलजीत सिंह नागरा के नामों की चर्चा है। प्रगट सिंह नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी माने जाते हैं और इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के करीबियों और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और साधु सिंह धर्मसोत, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री भी थे, और मंत्रिपरिषद से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, ऐसी जानकारियां। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर इशारों में मोदी सरकार को घेर लिया है। मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा राहुल गांधी ने। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारत चीन सीमा विवाद से जुड़ी कुछ खबरों की झलकियां साफ देखी जा सकती है। इन खबरों के जरिए राहुल ने पीएम पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आपको बताते चले कि मिस्टर 56 चीन से डरता है। बताते चले कि राहुल चीन के मुद्दे पर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने एक खबर की हेडलाइन शेयर की थी जिसमें चीन द्वारा लद्दाख के पास हथियार तैनात करने और ऊंची जगहों पर रात में अभ्यास करने का दावा रिपोर्ट में दावा किया गया था। आपको बताते चले इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि बॉर्डर पर हम एक नए युद्ध प्रतिमान का सामना कर रहे हैं और इसे नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता है।
तो अंडमान एंड निकोबार में कल रात एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आपको बताते चले, कल रात यहां कैंपेबल बे क्षेत्र में रात लगभग 8:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई। हालांकि इस भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एनसीएस ने अपने ट्वीट में इस भूकंप को लेकर जानकारी दी थी। अपने ट्वीट में एनसीएस ने लिखा, अंडमान एंड निकोबार में कैंपेबल बे क्षेत्र के उत्तर में कल रात 8:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। भूकंप 63 किलोमीटर की गहराई पर आया। बताते चले कि भूकंप को लेकर अंडमान एंड निकोबार एक बेहद ही संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ लगातार भूकंप के झटके आते रहते हैं। इससे पहले 22 सितंबर को भी अंडमान एंड निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिएक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 3.9 मापी गई थी। वहीं 15 सितंबर को यहां 5.02, 11 सितंबर को 4.5 की तीव्रता भापी गई थी। अफगानिस्तान में नई तालिबानी सरकार को जल्द ही मजबूत राजनीतिक विपक्ष मिलने की आशंका जो है वो जताई जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला रेजिस्टेंस फोर्स के नेता अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्ला इस संबंध में आपस में संपर्क में हैं। आपको बताते चले, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गनी सरकार के करीब 70 देशों में तैनात सभी अफगानी राजदूत भी अब इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं और जल्दी ही तालिबान के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक विकल्प खड़ा हो सकता है। सूत्रों से निर्वासित सरकार के गठन की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे ये संकेत भी साफ मिलते हैं कि इस संदर्भ में ये सभी लोग तमाम मुल्कों के संपर्क में है। लिहाजा दुनिया भर के देश तालिबान को मान्यता देने में ज्यादा जल्दबाजी फिलहाल के लिए बरतना नहीं चाहते। जानकारी के अनुसार तमाम दावों के विरुद्ध न तो तालिबान की सरकार व्यापक बढ़ी है और न ही बनी, न ही औरतों को उनके हक दिए जा रहे हैं। तालिबान पिछली बार की ही तरह अपनी दमनकारी नीतियों पर कायम है। लिहाजा तालिबान के खिलाफ एक राजनीतिक विकल्प खड़ा करना बेहद जरूरी है। इसलिए भी जरूरी क्योंकि इस बार तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस फोर्स भी खड़ा नहीं हो पाया। इस बार अमेरिका भी वापस लौट जा चुका है और तजिकिस्तान भी अमरुल्ला सालेह की मदद कर रहा। तो महंत नरेंद्र गिरी के शव को भूसमाधि दे दी गई है, लेकिन इस बीच आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर साधु संतों को भूसमाधि क्यों दी जाती है, जबकि सनातन धर्म तो दाह संस्कार करने का रिवाज मानता है। अगर आप भी इस अंतर को समझना चाहते हैं, रिपोर्ट देखिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से आत्मा का मोह समाप्त हो जाए। लेकिन जब किसी संत की मृत्यु होती है तो उन्हें भू समाधि या जल समाधि दी जाती है, उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता। इसी परंपरा के तहत बुधवार को महंत नरेंद्र गिरी को भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाघबरी मठ में भू समाधि दी गई। आपको बता दें कि 2 दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या कर ली थी। हालांकि जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि उन्होंने सच में आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या हुई है। महंत नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें उनके मठ में उस नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी जाए जिसे उन्होंने ही लगाया है। जिस स्थान पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है, उसी के पास उनके गुरु को भी समाधि दी गई थी। संत परंपरा में अक्सर शिष्यों को उनके गुरुओं के समाधि स्थल के पास ही समाधि दी जाती है। इससे पहले बुधवार सुबह उनके शव का पोस्टमार्टम किया गया और डॉक्टरों ने इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दी, जिसे सभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके बाद नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे रथ पर रखकर संगम ले जाया गया। माना जाता है कि यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यही उनके पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया और फिर उन्हें लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन कराए गए। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे। इसके बाद उनके शरीर को बाघबरी मठ के एक बगीचे में भू समाधि दी गई। इसके लिए वहां 10 से 12 फीट गहरा खड्डा खोदा गया और यहाँ एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया। इसी कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया।
जब किसी संत को भू समाधि दी जाती है तो उन्हें सिद्ध आसन में बिठाया जाता है और उनके शरीर को 16 प्रकार से सजाया जाता है और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें समाधि दी जाती है। हालांकि समाधि के आखिर चरण को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उस स्थान को पर्दों और चादर की मदद से ढक दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि माना जाता है कि संतों को भू समाधि देने की परंपरा 1200 साल पुरानी है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने ही भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी और माना जाता है कि यहीं से भारत में मठ परंपरा की शुरुआत हुई थी। संतों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि उनकी मृत्यु के भी उनके शिष्य और अनुयायी समाधि स्थल पर जाकर उनके दर्शन कर पाएं और उनकी मौजूदगी को महसूस कर पाएं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कुछ संत जल समाधि भी लेते हैं, लेकिन नदियों में प्रदूषण की वजह से अब बहुत कम संत ही ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी। तब उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले उनकी पत्नी सीता ने भी खुद को पृथ्वी में समाहित कर दिया था। भगवान राम ने जीवन में अलग अलग किरदार निभाए हैं, कभी पुत्र का, कभी पति का, कभी पिता का, तो कभी रावण के विरुद्ध लड़ने वाले एक योद्धा का। रावण का वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजपाट भी संभाला, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि संसार में रहते हुए और सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए वो हर तरह की मोह माया से दूर थे। आपको बता दें कि आज के दौर में कई बार साधु संत भी मोह माया को छोड़ नहीं पाते। ऐसी ही चर्चा अंतर्गिनी के बारे में है। माना जाता है कि इसी वजह से महंत नरेंद्र गिरी आनंद गिरी से नाराज चलते थे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इसी समझने के लिए धर्म के इस बाजार में मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि खरीदने के लिए विंडो शॉपिंग करते हैं। भारत में धर्म का बाजार इस समय 3,30,000 करोड़ रुपए का है। ये भारत के मौजूदा रक्षा बजट के लगभग बराबर है और इसका आकार भारत में दवाओं के बाजार से भी बड़ा है। भारत में दवाओं का बाजार जो है वो 3,15,000 करोड़ रुपए का है। धर्म का बाजार इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि भारत के 99.99% लोग किसी न किसी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक गुरु को मानते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में नास्तिकों की संख्या सिर्फ 33,000 है। ये वो लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी के सब लोग किसी न किसी धर्म को किसी न किसी रूप में मानते ही हैं। भारत के लोग शादी विवाह के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं तो वो धर्म ही है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शादी विवाह जैसे सांसारिक कर्तव्य निभाने के लिए मनुष्य को सबसे ज्यादा समय धर्म को देना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। इसमें लोगों की मदद अक्सर गुरु, धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु करते हैं, लेकिन कई बार ये धर्म गुरु खुद भौतिक वस्तुओं के लालच में पड़ जाते हैं या विवादों से घिर जाते हैं। जबकि भारत के साधु संत भी हजारों सालों से दुनिया को ये संदेश देते आए हैं कि भौतिक वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन हाल ही के सालों में आपने देखा होगा भारत के बहुत सारे साधु संतों और धर्म गुरुओं पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। यानी जिन संत महात्माओं के पास लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए या अपने दुखों के निवारण के लिए जाते हैं वो खुद सांसारिक मोह में पड़े हुए हैं। हालांकि सुखद बात यह है कि जरूरत से ज्यादा संचय न करने की सोच को अब भारत की युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। ये पीढ़ी इस सोच को मिनिमलिज्म कहती है। भारत में 18 से 40 साल के बहुत सारे युवा अब जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना चाहते, क्योंकि इन युवाओं को लगता है कि उनके पास जितनी भौतिक वस्तुएं होंगी, जितनी व्यवस्था होगी, उतना ही ज्यादा दुख और तनाव होगा। लेकिन कई बार अध्यात्म को बहुत गहराई से समझने का दावा करने वाले लोग भी मिनिमलिज्म के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। हैरानी की बात है, एक महंत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। बंद कमरे में कई सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं। तो वहीं दूसरी ओर एक नाम सामने आता है बाद में खुद महंत के शागिर्द का, जिसका नाम है आनंद गिरी, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से जांच को छेड़खानी और भटकाने का आरोप भी इस पर लगा है। आखिर कौन है आनंद गिरी?
इस रिपोर्ट में देखिए। आनंद गिरी एक ऐसा नाम है जिससे जुड़े कई विवाद अक्सर चर्चाओं में रहे, पर इस बार आनंद जिस विवाद में घिर गए हैं उससे निकल पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार आनंद पर उनके अपने गुरु की मौत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आनंद को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया? वो कौन सा विवाद था कि आनंद और महंत गिरी के बीच खटास आ गई? और इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर क्यों महंत गिरी के कमरे से मिले सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम लिखा मिला? इन सब सवालों का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत है, जिनकी संदिग्ध मौत के मामले में आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया। आनंद का नाता राजस्थान के भीलवाड़ा से बताया जा रहा है। आनंद गिरी आसींद क्षेत्र के सरेरी गांव का रहने वाला है। इसका असली नाम अशोक चोटिया है, जो कि 12 साल की उम्र में ही अपना गांव छोड़कर प्रयागराज चला गया था। हम आपको बता रहे हैं कि भीलवाड़ा के एक गांव का अशोक चोटिया स्वामी आनंद गिरी कैसे बना। उससे पहले थोड़ी झलक उनके परिवार की तरफ भी डालते हैं। बता दें, परिवार में पिता रामेश्वर लाल किसान, 3 बड़े भाई और एक छोटी बहन है। उनकी मां नानू देवी का निधन हो चुका है। बताया जा रहा है कि एक भाई सरेरी गांव में ही सब्जी का ठेला लगाते हैं और 2 भाई सूरत में कबाड़ का काम किया करते हैं। कह सकते हैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं आनंद गिरी। बता दें कि आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि नरेंद्र गिरी से उनका विवाद काफी पुराना था। इसकी वजह बागबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिसे नरेंद्र गिरी संभाल रहे थे। कुछ साल पहले आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर गद्दी की 8 बीघा जमीन 40 करोड़ में बेचने का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद गहरा गया था। आनंद ने नरेंद्र पर अखाड़े के सचिव की हत्या करवाने का भी आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जल्द ही महंत नरेंद्र गिरी की मौत का खुलासा हो जाएगा। उनकी हत्या की गई है या उन्होंने आत्महत्या की है, इसका भी खुलासा साफ हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आरएन न्यूज़।